मैं डॉक्टर टी.एस. सोनवानी, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशोलॉजी, इंचार्ज प्रिंसिपल एवं जिला संगठक एनएसएस, शासकीय नवीन महाविद्यालय गोहरा पदर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़। मैं आप लोगों को आज एमए सोशोलॉजी 4th सेमेस्टर के तुलनात्मक अध्ययन सेकंड पेपर के 4th यूनिट के चैप्टर सी को बताना चाहता हूँ, जो इसे बड़े गंभीर और लगाव से सुनिए और समझिए कि भारतीय समाज के विश्लेषण में देशी श्रेणियों का प्रयोग, यूज ऑफ नेटिव कैटेगरीज इन द एनालिसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी, ये वास्तव में 1950 के पूर्व भारत या भारतीय समाज में यूरोपियों का बोलबाला था, अंग्रेज एवं यूरोपियों का। और ये 1950 के दशक के बाद इसका प्रभाव कम हुआ। 1960 के दशक के पश्चात देशीकरण के महत्व को देश में स्वीकारा गया। 1970 और 80 के दशक में भारतीय सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक संरचनाओं के अध्ययन में विविध प्रकार के परिप्रेक्ष्यों का अपनाने का प्रयास किया गया। इन अध्ययनों में भारतीय परंपराओं के संदर्भ को ध्यान में रखा गया। 1970 एवं 80 के दशक में भारतीय सामाजिक संरचना परिवर्तन की प्रक्रियाओं के विश्लेषण पर मार्क्सवादी उपागमों का प्रभाव पड़ा है। इन अध्ययनों में वर्ग संरचना को आर्थिक रूपांतरण के संदर्भ में देखने का प्रयास किया गया तथा कृषक एवं जनजातीय आंदोलनों का उजागर किया गया है। यहाँ पे भारतीय समाज में देशी श्रेणियों का प्रयोग के रूप में देखा जाना है। भारत में समाजशास्त्र को भारतीय समाजशास्त्र के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले समाजशास्त्रियों ने भी यह तर्क दिया है कि भारतीय समाजशास्त्र के विश्लेषण में विदेशी अवधारणाओं, पद्धति शास्त्र भारतीय वास्तविकताओं को समझने में उपयोगी नहीं है। जाति व्यवस्था पर जिन लोगों ने अध्ययन किया है, उनका कहना है कि जाति व्यर्थ ही कास्ट कहा गया है। जाति को व्यर्थ ही कास्ट कहा गया है। कास्ट शब्द से कहीं अधिक सुस्पष्ट एवं सार्थक शब्द जाति है। इसलिए न केवल भारतीय विद्वानों को अपितु पश्चिमी विद्वानों को भी इस जाति शब्द का ही प्रयोग करना चाहिए, न कि कास्ट शब्द। भारतीय समाजशास्त्र के समर्थक विद्वान सभी विदेशी अवधारणाओं जैसे लौकिकीकरण, बहुलवाद, प्रजातंत्रीकरण, महिला स्वतंत्रता एवं समतावाद, लोकहितकारी राज्य, निर्जातीयता इत्यादि को यदि पश्चिमी समाजों में प्रयोग के अर्थ में भारतीय वास्तविकता के संदर्भ में प्रयोग से लाया जाता है, तो इससे भारतीय वास्तविकता स्पष्ट नहीं होगी। उदाहरण, लौकिकीकरण एक विदेशी अवधारणा है। जब हम यह कहते हैं कि भारत एक लौकिक राज्य है, तो इसका अभिप्राय सभी धर्मों की समानता से है, न कि पश्चिम के उस विचार से जो धर्म को अन्य सभी पक्षों, विशेष रूप से राजनीतिक पक्षों से भिन्न करने पर बल देती है। भारतीय समाज के विरोधी विद्वान यह तर्क देते हैं कि यदि भारतीय समाज के विश्लेषण में देशी श्रेणियों के प्रयोग को ही प्रमुख आधार मान लिया जाए, तो भारत में समाजशास्त्र का अस्तित्व ही खतरे में पड़ सकता है या पड़ जाएगा। ऐसे बहुत कम समाजशास्त्री हुए हैं जिन्होंने सामाजिक वास्तविकता को समझने हेतु देशी श्रेणियों का प्रयोग किया है। उनका विचार है कि यदि हम एम.एन. श्रीनिवास द्वारा प्रतिपादित संस्कृतिकरण तथा प्रभु जाति की अवधारणा को छोड़ दें, तो कोई भी ऐसा विद्वान नहीं है जिन्होंने भारतीय वास्तविकता को समझने में देशी श्रेणियों का प्रयोग किया है। इस दृष्टि से भारतीय समाजशास्त्र को केवल कुछ अध्ययनों तक ही सीमित करना पड़ेगा। इसके लिए पाठ्य एवं संदर्भ है। किसी भी समाज के उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संदर्भ को देखे बिना हम पूर्णतः नहीं समझ सकते हैं। इसके पाठ्य है। भारतीय समाजशास्त्र के समर्थकों का यह तर्क है कि भारतीय वास्तविकता एवं भारतीय धर्म ग्रंथों में कही गई बातों को भारतीय संदर्भ में ही समझा जा सकता है।
यदि हम उन्हें पश्चिमी संस्कृति के आईनों से देखने का प्रयास करेंगे तो सब कुछ काल्पनिक दिखाई देगा। किसी समाज का अध्ययन उसकी अतीत तथा संदर्भ को स्पष्ट किए बिना स्पष्ट नहीं है एवं वैधानिक ऐतिहासिक प्रलेखों द्वारा ही संभव है। यह ही संबंधित भारतीय धर्म ग्रंथों, महाकाव्यों एवं वैधानिक ऐतिहासिक प्रलेखों द्वारा ही संभव है। यही संबंधित समाज का आदर्श चित्रण प्रस्तुत कर सकती है, अर्थात इनका विश्लेषण उसी समाज के संदर्भ में करना अनिवार्य है। इसके अलावा जो है इसके पाठ्य के अलावा संदर्भ में भारतीय विद्वानों का मत है कि वर्तमान भारतीय सामाजिक संस्थाओं, मान्यताओं, प्रतिमानों एवं मूल्यों को परंपरागत भारतीय दर्शन तथा चिंतन के आधार पर ही समझा जा सकता है, जिनका उद्देश्य व्यक्ति के जीवन को परिष्कृत करके उसको लक्ष्यों या कर्तव्यों से परिचित कराना है। धर्म की प्रधानता, पुरुषार्थ, कर्म, आश्रम, पुनर्जन्म, ऋण व यज्ञ तथा संस्कार भारतीय समाज के प्रमुख दार्शनिक आधार है। इसके आधार पर हम भारतीय समाज के बहुत सारे विकास कर सकते हैं। दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार है, वर्ण व्यवस्था, आश्रम व्यवस्था का उच्च आधार से इसके संस्थागत आधार है। इन आधारों से इसमें प्राचीनता व स्थायित्व, सहिष्णुता, अनुकूलनशीलता, सर्वांगीणता, ग्रहणशीलता, लोकातित्व, बहुलवाद तथा अनेकता में एकता जैसे लक्षण भी विकसित हुए हैं। ये हमारे देशी श्रेणियों के महत्वपूर्ण आधार स्तंभ है। प्रोफेसर योगेंद्र सिंह के अनुसार समाज के अध्ययन में विद्वानों ने निम्नलिखित अवधारणा श्रेणियों का प्रयोग किया है। पहला, संस्कृतिकरण एवं पश्चिमीकरण, M.N. श्रीनिवास। दूसरा, लघु एवं बृहद परंपराएं, मेकिंग मेरियट। लघु एवं बृहद परंपराएं, हमारे पास छोटे छोटे परंपराएं हैं, मूल्य है, आदर्श है, प्रतिमान है। ऐसा ही बृहद परंपराएं हैं, प्रथाएं हैं, रीति रिवाजों हैं, जिसके बलबूते पर हम भारतीय समाज को बृहद रूप से जो है जानते हैं या आगे बढ़ाते हैं। अगला, बहुआयामी परंपरा, जो बहुत सारे आयाम होंगे उसके, S.C. दुबे जी का है। अगला, संरचनावाद का सिद्धांत, रिचर्ड लेमट, D.B. मुखर्जी, A.R. देसाई। अगला, भावनात्मक ऐतिहासिकता, लई ब्योमो है। इन्होंने जो है इन देशी श्रेणियों का प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त अन्य विद्वानों के द्वारा भी जो है इन अध्ययनों में अपना निम्नलिखित अवधारणा को प्रस्तुत किया है। पहला, आधुनिकीकरण, प्रोफेसर योगेंद्र सिंह। दूसरा, सार्वभौमिकरण एवं स्थानीयकरण, मेकिंग मेरियट। और अगला, ग्रामीण सर्वदर्शिता, K.N. शर्मा। इस प्रकार ये जो है विभिन्न अवधारणाओं को देशी श्रेणियों के रूप में प्रयोग किया गया है। वास्तव में भारतीय समाज के विश्लेषण जाति, आदिवासी, गांव, समुदाय, हिंदू धर्म, परिवार, संयुक्त परिवार, नातेदारी भारतीय समाज की एकता का परिचय भी है। इनका परिभाषा भारतीय समाज के विकास के लिए इनका उपयोग होना आवश्यक था। प्रमुख दार्शनिक एवं शास्त्रीय आधार, धर्म, हिंदू धर्म या धर्म की प्रधानता, पुरुषार्थ, ये प्रमुख जो है दार्शनिक और शास्त्रीय आधार है। इस आधार पर भारतीय समाज शास्त्र में देशी श्रेणियों का प्रयोग को और अच्छा से समझा जा सकता है। पुनर्जन्म, जिसमें मैंने बोला भारत में धर्म की अत्यधिक प्रधानता है। धर्म के बिना कोई भी व्यक्ति जो है नहीं चल रहा है भारत में, जो कि हिंदू धर्म को अन्य विदेशी धर्म के रूप में या क्रिश्चियन धर्म के रूप में लोग कन्वर्ट करने का भी कई बार किया है। लेकिन देशी श्रेणियों का यदि प्रयोग करें तो हमारे हिंदू धर्म की प्रधानता होनी चाहिए। पुरुषार्थ, पुरुष का जो अर्थ होता है विभिन्न
कृत्य करता है गृहस्थ आश्रम में जाकर के। मनुष्य के 4 आश्रम होते हैं 25-25 साल के, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। और व्यक्ति हर 25 साल एक आश्रम में ठहर करके एक्टिविटीज करता है, अपने जीवन को 100 साल जीने के लिए इन चारों आश्रमों में वह काम करता है, जिसमें ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास। गृहस्थ आश्रम सर्वश्रेष्ठ होता है जिसमें पुरुष का अर्थ को स्पष्ट किया जाता है, जो हमारे भारतीय समाज का एक दार्शनिक और शास्त्रीय आधार है। इसलिए गृहस्थ आश्रम को सर्वश्रेष्ठ आश्रम भी कहा गया, जिसे पति पत्नी बनकर विभिन्न सारे पुरुषार्थ को पूरा करते हैं, यज्ञ को पूरा करते हैं, देय यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ऋषि यज्ञ, है ना, पितृ यज्ञ। और इस प्रकार ऋण, पितृ ऋण, देय ऋण, ऋषि ऋण, अतिथि ऋण, इन ऋणों से भी पूर्ण होने के लिए हमें इस प्रकार के शास्त्रीय दार्शनिक आधार के साथ अर्थात ऋण के साथ चलना होता है और ऋणों की मुक्ति पाने के लिए हमें कृत्य करना होता है, अर्थात मैरिज करके, विवाह करके संतान उत्पन्न करना होता है। यदि पितृ ऋण से हमें ऋण होना है तो, अतिथि ऋण से ऋण होना है तो अतिथियों का सम्मान करना, देवताओं को पूजा करते हैं देवताओं के ऋणों से ऋण होने के लिए आदि। इस प्रकार पुनर्जन्म, व्यक्ति जैसा जैसा कर्म करता है वैसा वैसा उसका पुनर्जन्म होता है। जब तक कि वो ब्रह्मा में विलीन नहीं हो जाता है, ज्ञान में विलीन नहीं हो जाता है, तब तक उसका पुनर्जन्म होता रहता है। पुनर्जन्म व्यक्ति का किसी भी रूप में आगे होता है, अर्थात जैसी करनी वैसी भरनी, जो जैसा काम करेगा उसका पुनर्जन्म वैसा होता जाएगा। यज्ञ, जो देय यज्ञ, अतिथि यज्ञ, ऋषि यज्ञ, आगे आगे फिर संस्कार। मनुष्य, भारतीय समाज के लिए मनुष्य के लिए 16 प्रकार के संस्कार है, जो गर्भधारण संस्कार से लेकर के मृत्यु या दाह संस्कार तक, ये हमारे देशी श्रेणी के अंतर्गत में बात करने में जोर देता है और इससे अधिकांश बातें हमें हमारे भारतीय समाज के विकास में सहयोग प्रदान करता है। पश्चिमी समाजों के संदर्भ में कही गई बातें, पश्चिमी समाजों के संदर्भ में कही गई बातें न तो भारतीय संदर्भ में सार्थक है और न ही उनका प्रयोग, जो उसके प्रयोग से भारत में समाज शास्त्र का विकास हो सकता है, न ही उसके प्रयोग से क्या हो सकता, न ही उनके प्रयोग से भारतीय समाज के समाज शास्त्र का विकास हो सकता है। यानी कि विकास नहीं हो सकता यदि पश्चिमी समाज के संदर्भ में इन सभी देशी श्रेणियों को बातों को प्रयोग किया जाए तो, अर्थात देशी श्रेणियों का प्रयोग भारतीय समाज के संदर्भ में किया जाना चाहिए और तभी जो है भारतीय समाज का आदर्श चित्रण प्रस्तुत होगा और जो है हमारे भारतीय समाज का विकास होगा और भारतीय समाज शास्त्र, भारतीय समाज के विश्लेषण में देशी श्रेणियों का प्रयोग सार्थक सिद्ध होगा। हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पाठ्य, हमारे संदर्भ को देशी श्रेणियों के संदर्भ में जो है प्रयोग करना चाहिए और भारतीय समाज के विश्लेषण में प्रयोग करके भारतीय समाज के विकास में अहम भूमिका अदा करना चाहिए, महत्वपूर्ण जो है योगदान देना चाहिए। ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण चैप्टर भारतीय समाज के लिए विश्लेषण में देशी श्रेणियों का प्रयोग, यूज ऑफ नेटिव कैटेगरीज इन द एनालिसिस ऑफ इंडियन सोसाइटी, एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण चैप्टर है। धन्यवाद।